हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th का। आज का हमारा ये चैप्टर है हमारे पास। अगर नए एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो चैप्टर 3rd हो जाता है और पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो चैप्टर 4 हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो आज का हमारा ये सबसे पहला ही लेक्चर होने वाला है, फर्स्ट लेक्चर है हमारे पास। ठीक है, इसको हम फर्स्ट लेक्चर है, हमारा सबसे पहला लेक्चर है हमारे पास आज का ये। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो पहले ही बता रहा हूँ, अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ रहे हो तो अच्छे से ही पढ़ना, और हमारे जो नोट्स हैं हम यहाँ पे नोट डाउन करने वाले हैं आप लोगों के लिए हैं। तो ध्यान से अच्छे से नोट डाउन करना, पॉइंट टू पॉइंट हम करवा रहे हैं। अगर जिसको कुछ भी ना आता होगा ना, वो भी कर लेगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से करवा रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा आप देख सकते हो यहाँ पे। और पहले कहूँगा, चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और हमारे चैनल पे बने रहें, एक से एक बेहतरीन लेक्चर आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे, चाहे वो केमिस्ट्री के हो या बायो के। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए केमिकल काइनेटिक्स आज का जो हमारा टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स होता है क्या हमारे पास, यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है इस चीज़ का। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। यानी वो ब्रांच केमिस्ट्री की जो कि डील करता है हमारे पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से, और हमारे पास केमिकल रिएक्शंस के कुछ जो मैकेनिज्म हो जाते हैं, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कह देते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास यहाँ से बात स्टार्ट होती है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हमारे पास, यानी रिएक्शंस रेट की बात होती है हमारे पास। हमारे कंसीडर द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये रिएक्टेंट है हमारे पास, ठीक है, ये प्रोडक्ट है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, इन द बिगिनिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन के शुरुआत में ही जो हमारे पास रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन होता है, और हमारे पास रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज जीरो। देखो, केमिकल रिएक्शंस का कंसंट्रेशन होता है हमारे पास, और प्रोडक्ट का हमारे पास क्या होता है, मतलब रिएक्शंस हमारे पास कंसंट्रेशन होता है, प्रोडक्ट का हमारे पास जीरो रहता है। लेकिन रिएक्शंस में हमारे पास जब आगे आगे जाता है तो रिएक्टेंट हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट इसलिए डिक्रीज हो जाता है क्योंकि रिएक्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट में बनना शुरू हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं। हमने मेनली देखा होगा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस वगैरह भी होता है कि एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, एंडोथर्मिक में हीट हमारे पास एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट हमारे पास डिक्रीज होता है, ये वर्ड का हमें ध्यान रखना है। और हमारे पास वही प्रोडक्ट में हमारे पास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। किसकी बात करें, मेनली हम कंसंट्रेशन की बात करें तो हमारे पास रिएक्टेंट में जो कंसंट्रेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, वही प्रोडक्ट में जो कंसंट्रेशन होता है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात। फिर आगे बात करें तो द रेट एट विच रिएक्टेंट जो हमारे पास कंज्यूम करता है। अब देखो, रिएक्शन से हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बनाएगा तो कुछ ना कुछ क्या होगा, इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है हमारे पास। ठीक है, मेनली अगर देखें तो हमारे पास काफ़ी टाइप के रिएक्शंस होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हमारे पास कंपोजिशन रिएक्शंस होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वगैरह हम देख चुके हैं, मेनली क्लास 10th में ही देखा जाता है ये सब चीज़। तो द रेट एट विच रिएक्टेंट्स गेट कंज्यूम्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी हमारे पास रिएक्टेंट का जो रेट रहेगा हमारे पास, जो हमेशा कंज्यूम करेगा और इक्वल करने की कोशिश करेगा प्रोडक्ट के मुकाबले, यानी कि रिएक्टेंट जितना है उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट। मेनली हम इक्वेशन जब बैलेंस करना सीखते हैं, और आप लोगों ने 11th क्लास में भी रिडॉक्स रिएक्शन में इक्वेशन बैलेंस करना सीखा होगा हमारे पास, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो प्रोसेस होता है, और ऐसे भी हमारे पास 10th क्लास में पढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम बैलेंस करते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट को या प्रोडक्ट है। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, H2 + O है, O2 है, इसको ये दोनों को मिला के H2O बनता है। तो मेरे पास मान लो हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, इधर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 2 लगा के बैलेंस करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ भी 2 लगा के 4 कर दूंगा, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया हमारे पास। तो ये क्या हो गया, हमारे पास बैलेंस हो गया, यानी इक्वल हो गया। तो वही चीज़ हमारे पास यहाँ क्या रखा है, इसलिए हमें देख लेना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस, इसी को हम कह देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट, जितना हमारे पास कंजप्शन हो रहा है रिएक्टेंट का, वही हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उतना ही हमारे पास फॉर्मेशन होगा क्या, प्रोडक्ट। यानी कि जितना रिएक्टेंट हमारे पास कंज्यूम करेगा प्रोडक्ट का उतना ही फॉर्मेशन होगा, यानी कि इक्वल है हमारे पास। ये चीज़ ध्यान रखना, जितना रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट।
फिर रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो रेट हमारे पास रिएक्शंस रेट की भी बात होगी, इसकी बात मेनली। तो इसमें क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो रिएक्टेंट का चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट का भी तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, अपॉन में हमारे टाइम, यानी कि उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के चेंज होने में कितना टाइम लगा, हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद नोट पॉइंट की बात आती है, तो नोट पॉइंट में हमारे पास क्या आ जाता है, अब देखो यह पॉइंट हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है तो कैसे चेंज हो जाता है, अब हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन में से इनिशियल वाले कंसंट्रेशन को माइनस कर दोगे आप, तो कितना चेंज हुआ है कंसंट्रेशन, चाहे वो रिएक्टेंट को हो या प्रोडक्ट का हो, हमें पता चल जाता है, ठीक है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास, इस चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शंस हमारे पास मेनली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास एवरेज रिएक्शंस रेट, तो एक होता है इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस रेट होता है हमारे पास। एवरेज रिएक्शंस रेट को हम RAV से डिनोट करते हैं हमारे पास, और इंस्टेंटेनियस को हम R इंस्टेंट से हमारे पास डिनोट करते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, मेनली डिफरेंस के फॉर्म में देखा जाए इसलिए हमने लिखा है क्योंकि एग्जाम में ये जरूर आता है हमारे पास, बोर्ड एग्जाम में देखा जाए तो, और नीट एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या JEE एग्जाम में या CVT एग्जाम की बात करें तो, ठीक है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिटरमाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी टाइम के हिसाब से हमारे पास जैसे रिएक्शंस होता रहता है उस हिसाब से एवरेज रिएक्शंस रेट हम निकालते हैं, ठीक है। जैसे R रिएक्टेंट इजकल टू हमारे पास क्या दे रखा है, प्रोडक्ट। अब इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा वर्ड का मतलब ये होता है यहाँ पे चेंज। अब रिएक्टेंट में क्या चेंज आया टाइम के हिसाब से वो देखते हैं, प्रोडक्ट में क्या चेंज आया टाइम के हिसाब से वो देखते हैं। रिएक्टेंट को हम माइनस में दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफ़र हो रहा था हमारे पास, कंजप्शन हो रहा है उसका, इसमें फॉर्मेशन हो रहा था, इसलिए हम पॉजिटिव वे में दिखाते हैं इसको। वही इंस्टेंटेनियस में अगर देखें तो इसमें भी केमिकल रिएक्शन डिटरमाइन किया जाता है जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हमारे पास, डिटरमाइन ओवर अ पॉइंट और इंस्टेंटेनियस मूवमेंट ऑफ अ टाइम, इसका जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हमारे पास रिएक्शंस का, वैसे वैसे हम इसको चेक करते हैं। अब इसको दिखाने का तरीका है, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो इसको डी से, इसको भी नेगेटिव फॉर्म में, इसको पॉजिटिव फॉर्म में हम प्रोडक्ट को चेक करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखना है। अभी हम काफ़ी ज़्यादा, आप NCERT में भी देखोगे तो आपको NCERT में से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आप चेक कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ बता रहा हूँ, फास्ट वे में जा रहा हूँ ना, ठीक है, मुझे भी लग रहा है मैं फास्ट वे में जा रहा हूँ, ठीक है। आप लेक्चर को स्लो मोड में देख सकते हो। तो नोट पॉइंट हमने क्या लिखा है, नोट पॉइंट हमने लिखा है अगर नेगेटिव साइन हमारे पास क्या बताता है, बिफोर रिएक्टेंट इंडिकेट्स डिक्रीज, यानी कि डिक्रीज कर रहा है हमारे पास क्या, रिएक्टेंट। वही पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन हमारे पास क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वही यूनिट हम अगर बोले तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और M मतलब वही होता है हमारे पास मीटर सेकेंड इनवर्स हमारे पास है मोल, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं। इसी से रिलेटेड हमारे पास अगर कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे अगर हम बोलें तो इसको मैं मिटा देता हूँ, पहले नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है, रोक के। तो मैं इसको मिटा के क्वेश्चंस कर लेता हूँ पहले, उसके बाद हम कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस को वो देखेंगे, फिर डिपेंडेंस पढ़ेंगे इसके बारे में हम, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हम इतने सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। मेनली मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो गिव द एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज रिएक्शंस रेट, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास सबसे पहले अगर बोले तो यहाँ पे ऐसे ही ले लेते हैं हम, ए हो गया हमारे पास, रिएक्ट करके बना रहे हैं हमारे पास ए, और बी हमारे पास रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं हमारे पास, सी प्लस डी के बना रहे हैं हमारे पास। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास रिएक्टेंट हो गया, ये हमारे पास क्या बना रहा है, ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान देखना है, हमारे पास ए बी और हमारे पास सी क्या हो जाता है, कोफिशिएंट हो जाता है। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में, वेयर ए बी सी एंड डी
हमारे पास क्या आर स्टोकियोमेट्रिक हमारे पास कोफिशिएंट हो जाते हैं, कोफिशिएंट्स हो जाते हैं हमारे पास, जो कि यूज़ करते हैं हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, यूज्ड इन बैलेंस्ड, ठीक है, हमारे पास क्या केमिकल इक्वेशन। ओके, ये चीज़ हो जाते हैं। तो आर एवरेज हम क्या लिखते हैं, तो पहले रिएक्टेंट तो हमारे पास नेगेटिव में होते हैं, तो आर एवरेज की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, अगर एवरेज रिएक्शंस की बात करें तो माइनस डेल्टा हमारे पास क्या है, हमारे पास ए दे रखा है ना, तो हमारे पास माइनस पहले डेल्टा लेने से पहले तो हम इसको जो बैलेंसिंग दे रखा है उसको 1 में ए कर लेते हैं, और इसको हम क्या कर लेते हैं डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी, ये हम कर लेते हैं। ठीक है, वैसे हम अगर b का भी निकाले तो जैसे इसका निकाले वैसे b का निकाले तो -1 में b, तो डेल्टा b अपॉन में डेल्टा t आ गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। वैसे अगर हम वही इसका हमने रिएक्टेंट निकाल लिया हमने, ठीक है, प्रोडक्ट का निकालते हैं तो आर एवरेज, ठीक है, हम प्रोडक्ट का निकालें, ये किसका था हमारे पास रिएक्टेंट का था, ये प्रोडक्ट का निकाल लें। तो प्रोडक्ट का निकाले तो पॉजिटिव में 1 में सी डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी। वही दूसरे की तरफ देखें, दूसरा हमारे पास जी 1/t हमारे पास डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा टी, ये हमारे पास हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे कुछ आते हैं। वैसे अगर डिफरेंट टाइप्स हम लेंगे तो हम उसके हिसाब से भी चेक कर सकते हैं, नंबर के हिसाब से भी अगर चेक करना चाहें तो। ठीक है, जैसे अगर मैं दूसरा क्वेश्चन से ले लूँ, दूसरा क्वेश्चन तो कैसे लूँगा, ऐसे m1 के फॉर्म में मैं a ले लेता हूँ प्लस m2b रिएक्ट करके हमारे पास m3c प्लस m4d बना रहा है। ओके, हमारे पास ऐसे कुछ आ गया। हमें एक मिनट, इसको n ले लेते हैं, n अच्छा नहीं लग रहा, डिफरेंट फॉर्म लेते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगता है, n1 n2 ले लेते हैं। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ऐसे निकाल लो आप। तो आर एवरेज, ऐसे लेक्चर को आप रोक करके आप ये इसको कर सकते हो। तो -1 में m1 डेल्टा ए डेल्टा टी इजकल टू हमारे पास अगर बोले तो -1 में m2 डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, आ गया हमारे पास। तो आर एवरेज इजकल टू हमारे पास प्लस फॉर्म में 1/n1 डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी इजकल टू प्लस 1 में n2 डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा टी आ गया। ये हमारे पास हो जाते हैं। हमारे पास एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड हमारे पास और भी आपको ऐसे दिख जाएंगे, तो इस चीज़ को हमें देख लेना है। ठीक है, तो m1 m2 ऐसे करके हमारे पास रिएक्शंस हो जाते हैं, ये चीज़ देख सकते हैं आप। ठीक है, इसी में हम फैक्टर इफेक्टिंग को देखने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर हमारे पास केमिकल रिएक्शंस को इफेक्ट करते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, या मैं इसके नीचे ही कर सकता हूँ, तो कर देता हूँ। फैक्टर्स affecting chemical factor affecting the rate of a chemical reaction, the rate of chemical reactions की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे पास, सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड हमारे पास प्रोडक्ट्स, यानी रिएक्टेंट और हमारे पास प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी हमारे पास इस पर हमारे पास क्या होता है, इसको ये करता है, हमारे पास इफेक्ट करता है। इसके बाद टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रेशर की बात करते हैं,
प्रेशर, इसके बाद हमारे पास कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट यानी कि एंजाइम्स या कुछ भी कह लो इसको, ये हमारे पास रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाने में हेल्प काफ़ी ज़्यादा करते हैं। प्रेशर अप्लाई करते हैं, टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर हमारे पास रिएक्शंस रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, कोई लो टेम्परेचर पे होता है, किसी को हमें रिएक्शंस को करवाने के लिए हमें टेम्परेचर देना पड़ता है एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है हमारे पास। इसमें प्रेशर में हम कंडीशन देखते हैं, तो हम लिख देते हैं इन केस ऑफ गैसियस reactants and products only, ठीक है। ये चीज़ आप देख सकते हो, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट डाउन कर दो। जो आज का ये लेक्चर हमारा ना यहीं पे हम एंड करते हैं, क्योंकि इससे आगे जो टॉपिक है हमारे पास, अगर उसको करवाना स्टार्ट करें तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो सकता है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप चैनल पे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो ये पूरा नोट डाउन करना है अच्छे से। और एनसीईआरटी में हमारे पास 4.2 एग्जाम्पल दे रखा है। अगर पुराने एनसीईआरटी की बात करूँ तो एग्जाम्पल हमारे पास 4.2 दे रखा है, और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो उसको जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।